चलो आ जाओ। चैप्टर हमारा लगभग समाप्त हो चुका है। बस आज एक टॉपिक बताना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन, और कल बताना है आरक्यू वैल्यू, और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे सेल, ठीक है। और कल सेल स्टार्ट भी कर देंगे, कल 2 क्लास लेंगे। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। आज पहले क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन। देखो कई सारे फैक्टर हैं। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो 3 फैक्टर, अगर हम ब्रॉडली तुमको पढ़ाना चाहें तो 3 फैक्टर पढ़ाएंगे। एक टेम्परेचर पढ़ाएंगे, दूसरा O2 अवेलेबिलिटी पढ़ाएंगे, और तीसरा इनहिबिटर होते हैं कुछ, वो पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी ज्यादा डिस्कशन इसमें करने से कोई फायदा नहीं है। ये तो एनसीईआरटी में दिया भी नहीं, लेकिन क्वेश्चन चूंकि आ जाते हैं इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम पहला फैक्टर क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर। अब जाहिर सी बात है, तुमको पता है कि जैसे फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन टेम्परेचर से अफेक्ट होता था, जो पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस उनको याद आ रहा होगा। वैसे का वैसे यहाँ पर इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में बहुत सारा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जो बच्चे एंजाइम नहीं पढ़े उनको बता देते हैं। देखो एंजाइम क्या होता है ना, एंजाइम नहीं पढ़े तो बता दे रहे हैं आपको, ब्रीफ में बता दे रहे हैं। मोस्टली एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और वो प्रोटीन में कौन से स्ट्रक्चर का, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का होता है। और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए ना, टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो प्रोटीन प्रोटीन उस तरीके का नहीं रह पाएगा जिस प्रकार का रहना चाहिए। तो वो प्रोटीन इंजाइम की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा। तो वो इंजाइम जिस पर्टिकुलर प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा वो प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगा और परमानेंटली इनहिबिट हो जाएगा। एक तो ये हुआ। अब इंजाइम तब जाकर एक्टिव होता है जब उसके साथ सबस्ट्रेट जुड़े। सबस्ट्रेट के जुड़ने के लिए इतना काइनेटिक एनर्जी उसके पास होना चाहिए कि वो जाके एंजाइम के साथ बाइंड करे और प्रोसेस को करा पाए, प्रोसेस मतलब रिएक्शन को करा पाए। लेकिन अगर टेम्परेचर काफी कम है तो उस मॉलिक्यूल के पास, उस सबस्ट्रेट के पास उतना काइनेटिक एनर्जी होगा ही नहीं कि वो जाके एंजाइम के साथ बाइंड करे। तो जब एंजाइम के साथ बाइंड ही नहीं करेगा तो कुल मिला के उस टाइम एंजाइम टेम्पररी इनहिबिट है। तो उस टाइम वो प्रोसेस टेम्पररी इनहिबिट हो गया है। तो तुम समझ गए, हाई टेम्परेचर पे कोई भी प्रोसेस रेस्पिरेशन का परमानेंटली इनहिबिट हो जाएगा, और लो टेम्परेचर पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस टेम्पररी इनहिबिट हो जाएगा। तो अब आते हैं, देखते हैं कि एक बात कहा जाता है कि टेम्परेचर को लेकर, चूंकि एंजाइम नहीं पढ़े तो बताते हैं, एंजाइम में लिखा है कि देयर इज अ थंब रूल। थंब रूल का मतलब वो वाला फैराडे वाला लॉ नहीं जो आप मैग्नेटिक में पढ़ते हो। थंब रूल के कहने का मतलब ये है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर या घटाने पर क्या होता है एंजाइम की एक्टिविटी के साथ। तो यूं लिखा है एंजाइम में कि यदि आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाइए या घटाइए, तो जिस प्रोसेस में एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है वो लगभग 2 से 3 गुना रेट या तो बढ़ जाती है तो घट जाती है। मतलब अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए तो किसी किसी ऑर्गेन में 2 गुना रेट बढ़ जाएगा, या किसी किसी में 3 गुना। और अगर टेम्परेचर आप 10 गुना घटा दिए तो रेट आधी हो जाएगी या 1/3 हो जाएगी, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग वेरी करता है। और इस तरीके के टेम्परेचर के इफेक्ट को बोलते हैं Q10। मतलब Q10 का मतलब, Q का मतलब है कोएफिशिएंट, 10 का मतलब, कोएफिशिएंट का मतलब क्या समझते हो, चेंज एक तरीके का, मतलब कि टेम्परेचर में चेंज। तो अगर टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस चेंज आए, वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो अगर बढ़ेगा तो रेट भी 2 गुना से बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, 10 यानी चले है ना क्वेश्चन 10, अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा तो रेट डबल हो सकती है, या फिर किसी किसी में 3 गुना भी हो सकती है। और अगर 10 डिग्री घटा तो रेट डबल नहीं आधी हो जाएगी या 1/3 हो जाएगी। ये कहीं पे आपको ऐसा लिखा मिलेगा एंजाइम में, ठीक है। तो Q10 का वैल्यू, Q10 रिलेटेड टू द टेम्परेचर इफेक्ट इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी। अब जहां पर एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, एंजाइम टेम्परेचर को लेकर काफी सेंसिटिव होता है, मैंने बता दिया। अधिक होने पर टेम्परेचर बढ़ाने पर एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, और कम टेम्परेचर होने पर काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा सबस्ट्रेट के पास, तो बाइंड ही नहीं करेगा, तो एंजाइम इनएक्टिव होगा टेम्पररी। अब सवाल है कि सर ये Q10 का जो आप वैल्यू बता रहे हैं कि 10 डिग्री बढ़ाने पर 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी, घटाने पे हाफ से घट जाएगी, क्या ये हर टेम्परेचर वैल्यू पर अप्लीकेबल है? जवाब है नहीं, यह केवल ऑप्टिमम रेंज में अप्लीकेबल है। और जान लो, इस दुनिया में जितने भी ऐसे प्रोसेस है जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, वो बायोकेमिकल प्रोसेस, वो बायोकेमिकल रिएक्शन का ऑप्टिमम रेंज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में माना जाता है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कभी कभी इसी को हम लोग 20 से 35 भी लिख देते हैं। मोर करेक्टली यही ज्यादा सही है, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो कहने का मतलब ये, अगर मान लो 20 से 35 भी अगर तुम मानते हो, तो मान लो कि अगर तुमने टेम्परेचर का रेंज
मान लो पहले से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और तुमने क्या किया 20 से बढ़ा के 25 कर दिया, तो रेट बढ़ेगी और दुगनी से बढ़ेगी, दुगनी या 3 गुना, मोस्टली दोगुनी से बढ़ेगी। और अगर टेम्परेचर मान लो पहले से कोई भी प्रोसेस 25 पे चल रहा था, तुमने घटा के उसको 20 कर दिया, तो रेट आधी से घटेगी। लेकिन अगर पहले से टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री है, अब तुम उसको बढ़ा के कितना 10 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 35, तो भी रेट, अच्छा सुनो सुनो, इसको बढ़ाने पे 30 होगा ना, सॉरी यार रुको फिर से बता रहे हैं, अगर 20 है 10 बढ़ाए 10 डिग्री सेल्सियस तो 30 होगा, ठीक है, तो रेट दोगुनी से बढ़ेगी। और अगर पहले से 30 है और आप घटा के 20 कर दिए तो रेट हाफ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर पहले से रेट अगर पहले से 30 और तुम बढ़ा के 40 कर दिए तो रेट बढ़ने के बजाय घटेगी। कितना से घटेगी नहीं पता, घटेगी क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम रेंज ही था 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर आप उसको क्रॉस कर गए तो अब वो एंजाइम डीनेचर होने लगा और वो एंजाइम उस प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं हो पाएगा जिस प्रोसेस की आप बढ़ने और घटने की बात कर रहे हैं। तो अगर वो प्रोसेस में वो एंजाइम ही नहीं रहेगा तो प्रोसेस ही नहीं होगा। तो कुल मिला के प्रोसेस की रेट घटेगी अगर आप उसके ऑप्टिमा को क्रॉस कर गए, ऑप्टिमा के मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस कर गए। ऐसे ही मान लो पहले से ये चल रही थी कितना 25 पर मान लो, और तुमने घटा दिया 10 डिग्री, तो घटाने पे 10 डिग्री घटाने पे कितना हो जाएगा 15। तो तुम सोच रहे थे कि हाफ से घटेगी, घटेगी जरूर, लेकिन हाफ से ही घटे ये जरूरी नहीं है। तो ये जो थंब रूल है Q10 जिसको बोलते हैं, ये थंब रूल ऑप्टिमा रेंज के अंदर ही एप्लीकेबल है। मैक्सिमा के बाद एंजाइम परमानेंटली डीनेचर हो जाती है, इसके मिनिमा के इधर, ऑप्टिमा के मिनिमा के इधर उतना काइनेटिक एनर्जी सबस्ट्रेट के पास नहीं होता, इसलिए वहां पे थंब रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। इससे ज्यादा बात हम एंजाइम के में ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बाकी को भी समझ में आ ही होगा, बाकी जो एंजाइम पढ़ेंगे उनको याद आ गया होगा। तो कुल मिला के क्योंकि रेस्पिरेशन भी एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस है, हर स्टेप पर यहाँ लगभग एंजाइम लग रहा है, तो यदि आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते अगर आते हैं तो रेट 2 से 3 गुना डिफर होती है, बढ़ सकती है 2 से 3 गुना, घट सकती है 2 से 3 गुना। घटने का 2 से 3 गुना का मतलब क्या, आधी हो जाना या 1/3 हो जाना। अब इसका यदि ग्राफ बनाया जाए तो यूं है ग्राफ, यूं है ग्राफ, ये है, ये है। अब एक्स एक्सिस पे ले लो रेट ऑफ ये एक्स एक्सिस है, यहाँ टेम्परेचर ले लो, और वाई एक्सिस पे ले लो रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसका ग्राफ यूं बनेगा ऐसा, और यहाँ पे तुम बताओगे टेम्परेचर, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 35। इस रेंज में थंब रूल एप्लीकेबल है, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। 10 डिग्री बढ़ाने पे बढ़ेगा घटेगा, ये दोनों एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन बियॉन्ड इसके रेट जो घट रही है और बियॉन्ड इसके जो रेट घट रही है, कारण कुछ और है। Q10 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ कारण क्या होगा, एंजाइम इनएक्टिव है टेम्पररली। यहाँ कारण क्या होगा, एंजाइम परमानेंटली डीनेचर हो चुकी है, अब वो प्रोसेस चलने भी वाला नहीं है। तो ये हुआ टेम्परेचर का इफेक्ट रेस्पिरेशन के रेट पे, पहला फैक्टर हमने पढ़ लिया। बोलो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो टेम्परेचर में। जल्दी, नो सर। सबको समझ में आ सर गया? अगर हाँ, किसी से एक डाउट है, हाँ अगर किसी प्लेस पे सर 40 या 45 एबव चला जाए हाँ तो वो सारे एंजाइम तो डीनेचर्ड हो गए लगभग, हाँ तो वो परमानेंटली। ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है तो ना। वो तो फिर सुनो, इकोलॉजी में बताएंगे इस दुनिया में 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म है कि अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर डिफर करे तो फिर भी अपने बॉडी के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने वाले यूरीथर्मल कहलाते हैं। जो ऐसा नहीं कर पाते हैं उसको बोलते हैं स्टीनोथर्मल। तो वो वहां से भाग जाते हैं, या तो भाग जाते हैं, नहीं भागेंगे तो वो पक्का मरेंगे। तो फिर ये इकोलॉजी की तरफ तुम शिफ्ट कर जाओगे, ठीक है, वहां पे भी टेम्परेचर पढ़ाएंगे। तो जो ऑर्गेनिज्म का अंदर का मान लो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मैक्सिमा है, तो अगर इन्वायरमेंट 37 तक गया तो तक भी तो ठीक है, रेंज के आसपास है, उतना में दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर इन्वायरमेंट 45-50 चला गया, तो अगर ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने की, कैसे सब बात इकोलॉजी में बताएंगे, तो उस ऑर्गेनिज्म को वहां से भागने की जरूरत नहीं है, पसीना निकाल के मेंटेन कर लेगा। लेकिन जिसके पास ये एबिलिटी नहीं है वो वहां से भाग जाएगा, अगर नहीं भागेगा, नहीं छुपेगा कहीं जाके, तो वो मर जाएगा। अब ये बातें इकोलॉजी में करेंगे। समझ गए तुम्हारा डाउट क्या था? यस सर। हाँ, और किसी का कोई डाउट? बढ़े आगे O2। चलो आजा दूसरा फैक्टर O2। अब देखो यार O2 में क्या है ना, मतलब कि बहुत सारा कंफ्यूजन है बच्चों के बीच में, और इसमें से एक बहुत अच्छा सवाल आया हुआ, वो हम तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहेंगे आज, ठीक है। देखो तुमको पता है कि अगर O2 की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन चलने वाला है, ठीक है।
और अगर O2 की अवेलेबिलिटी होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन चलने वाला है, ठीक है। अब सवाल ये है कि एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन अगर O2 की अवेलेबिलिटी नहीं है तो, और ये है तो। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक ही है, मतलब उसके अंदर O2 का यूज होता ही नहीं है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह, तो वो तो हमेशा ही एनारोबिक है। लेकिन जिसके अंदर O2 का यूज होता है और उस टाइम पर्टिकुलर समय के दौरान O2 की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर खुद भी ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जो, या फिर फर्मेंटेशन कर लेगा और क्या, लेकिन कुल मिला के एरोबिक नहीं करेगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये O2 की अवेलेबिलिटी डिसाइड करती है कि एरोबिक होगा कि एनारोबिक होगा रेस्पिरेशन। और अब हमको एक बात बताओ, किसको लगता है, मतलब कि ये बताओ कि कोई बता सकता है कि एरोबिक और एनारोबिक में से किसकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा होगी? एक एक करके बता दो सबको, जल्दी जल्दी लेकिन बताना। अतीक को क्या लगता है, एरोबिक एनारोबिक में किसकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा होगी? एरोबिक। एरोबिक। चलो हर्ष। एनएरोबिक। एनारोबिक, एक जवाब आया है एनारोबिक। ये इरहान। एनारोबिक सर। एनारोबिक। अतीक, अतीक तो बता दिया। नवीन। एरोबिक। एरोबिक। तुम जी? एनारोबिक। इरहान बताओ, एनारो जवाब सही एनारोबिक है। इरहान बताओ, एनारोबिक का रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा क्यों होगा? सर ग्लाइकोलाइसिस से जो प्रोडक्ट बनता है उसी का तुरंत हम लोग ये करा देंगे। चलो ठीक है, डी ये हर्ष बताओ। इसी के वजह से। सर इसका मेन रीजन ये है, एनारोबिक में 2 ही एटीपी फॉर्म होता है, तो ज्यादा एनर्जी बना नहीं। अब उसको लेकिन एनर्जी तो चाहिए, तो उसी के लिए वो बार बार जल्दी जल्दी करवाएगा, फ्रीक्वेंटली करवाएगा, ताकि वो अपना वो सफिशिएंट जो होता है वो मैनेज कर सके। अच्छा, और किसका आंसर था एनारोबिक तुम्हारा? तुम बताओ। मैं बता दूं, जो तुम तीनों बच्चे इसका आंसर बताए हो ना, मार्केट में सब लोग यही बता रहे हैं। एटलीस्ट 99%, 99.9% लोग तो यही कारण बता कि कम एटीपी बनता है, ज्यादा एटीपी चाहिए, तो जल्दी जल्दी तो कराना ही पड़ेगा। मैं बता दूं, फर्जी जवाब है। जवाब सही है, एनारोबिक का रेट ज्यादा होता है, और फर्जी जवाब है। और मैं तुम्हारे जानकारी के लिए एक बात बता दूं, ये जो सवाल है ना, पहले होता था बिहार पीएमटी, जिसका नाम था BCECE, बिहार पीएमटी। इंजीनियरिंग के लिए अलग होता था, BCC नाम था उसका, मेडिकल के लिए अलग होता था। BCC में ये सवाल आया था, और वो भी थ्योरेटिकल में आया था। आई थिंक ये 2012 या 13 में आया था, 2014 से तो खैर बंद ही हो गया ना BCC। ये सवाल आया था BCC में, बिहार पीएमटी में। और उस टाइम उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते थे बहुत पहले, बिहार पीएमटी वगैरह में भी। तो थ्योरेटिकल में ये सवाल आया था कि एरोबिक एनारोबिक में किसका रेट ज्यादा, और कारण बताइए। रीजन, रीजन भी बोला था, रीजन भी बताइए। मोस्टली बच्चे यही कारण लिखे जो तुम लिखे थे। और एक कारण, जो रीजन जो सही है वो हम तुमको बताने जा रहे हैं, और हिंट मारेंगे तो तुम समझ भी जाओगे। ये हम तुमको पहले भी पढ़ाए हैं, समझाते हैं। आओ। हमको एक बात बताओ, एनारोबिक रेस्पिरेशन में पर ग्लूकोज ब्रेकडाउन के संदर्भ में कितना एटीपी मिलेगा? 2 नेट फाइनली, ठीक है। और इसमें क्या मिलेगा? 36 या 38 एटीपी, ठीक है। तुमको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों में ही चलने वाला है, ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों में ही चलने वाला है ना, दोनों में कॉमन है। तो आंसर ऐसे ही लिखना था उस वाले में कि ग्लाइकोलाइसिस दोनों में कॉमन है, अंग्रेजी में बना के लिखना था। फिर बोलना था कि ग्लाइकोलाइसिस में एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो वो एंजाइम तो दोनों ही में इन्वॉल्व हो रहा है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। हाँ, वो अलग बात है कि फिर इसमें जो पायरुविक एसिड बना वो आगे लिंक रिएक्शन में जाएगा, फिर जो यहाँ पे बनेगा वो आगे क्रेब साइकिल में, देन आगे ETS, ठीक है। लेकिन इसमें आगे कुछ नहीं होगा, इसके बाद रास्ता ब्लॉक है। तो अब सवाल ये है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर ये पूरा प्रोसेस फास्ट इसलिए चलेगा
क्योंकि यहाँ पे कम एटीपी मिलेगा तो ज्यादा एटीपी चाहिए, तो ज्यादा एटीपी चाहिए तो फास्ट तो चला। ये कोई लॉजिक नहीं है यार, मतलब फर्जी जवाब है यार, मतलब कोई लॉजिक है नहीं इसमें। हम तुमको बताते हैं लॉजिक क्या है, लॉजिक और बताते हैं। लॉजिक लॉजिक ये है कि फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम का पॉजिटिव मॉड्यूलेटर होता है एडीपी और उसका नेगेटिव मॉड्यूलेटर होता है एटीपी। लेकिन एटीपी नेगेटिव मॉड्यूलेटर की तरह तब एक्ट करता है जब एटीपी का कंसंट्रेशन सेल के अंदर नॉर्मल कंसंट्रेशन के तुलना में ज्यादा हो जाए। सेल के अंदर नॉर्मल कंसंट्रेशन की तुलना में तभी ज्यादा हो सकता है जब एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा हो और इतना चल जाए कि एटीपी बहुत ज्यादा हो जाए, इससे भी ज्यादा। ये केस की मतलब एटीपी का कंसंट्रेशन नॉर्मल से भी अधिक हो जाए, एनारोबिक में ऐसा कभी आ ही नहीं सकता ये केस। अरे यार 2 ही तो एटीपी बनता है। हाँ, लेकिन ये केस एरोबिक में आ सकता है। एरोबिक में जब 36 बनता है तो उससे मतलब कि अगर यूटिलाइजेशन प्रॉपर ना हो तो सेल के अंदर एटीपी का कंसंट्रेशन बढ़ सकता है और ये बढ़ा हुआ एटीपी फास्फोफ्रक्टोकाइनेज के एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करके फास्फोफ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी को स्लो करेगा। स्लो मैंने बोला है, इनहिबिट का मतलब ये नहीं होता कि स्टॉप। अगर स्लो करेगा इसकी एक्टिविटी को तो ग्लाइकोलाइसिस की रेट स्लो हो जाएगी, तो पायरुविक एसिड कम कम धीरे धीरे मिलेगा, तो लिंक रिएक्शन का रेट स्लो, क्रेब साइकिल का रेट स्लो, ईटीएस का रेट स्लो और एटीपी का प्रोडक्शन स्लो। चाहता भी यही था सेल। कुल मिला के एरोबिक रेस्पिरेशन की रेट कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा केस कभी भी एनारोबिक में आएगा ही नहीं कि एटीपी नॉर्मल से अधिक हो जाए। कभी भी फास्फोफ्रक्टोकाइनेज इनहिबिट हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब वो अपने नॉर्मल रेट से जो चल रहा है वो इसके तुलना में अधिक है। क्योंकि यार इतना अगर एटीपी बन रहा है और सेल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसको इनहिबिट तो होना ही है, पक्का होना है। लेकिन ये कभी इनहिबिट नहीं होगा तो इसका रेट इस फास्फोफ्रक्टोकाइनेज का एनारोबिक कंडीशन में एरोबिक के तुलना में ज्यादा ही होगा। तो जब इसका रेट ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ये प्रोसेस फास्ट होगा। अगर इसकी एक्टिविटी ज्यादा है तो ये प्रोसेस इस प्रोसेस के तुलना में फास्ट होगी। और फिर जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नया ग्लूकोज फिर इसी प्रोसेस में घुसेगा। फिर उसका फास्फोफ्रक्टोकाइनेज को कोई इनहिबिट करने वाला नहीं है, 2 ही एटीपी बन रहा है, इनहिबिट होगा ही नहीं फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। भाई साहब सच कारण तो यही है, ट्रू तो यही है, ट्रू तो यही है। समझ में आया ये बात? मैंने जो बोला कितनों को समझ में आया? एक एक करके पूछ लेते हैं। यहाँ समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर, आ गया। हर्ष समझ में आया, लेकिन सिर्फ एक डाउट है। और डिस्कस कर लेते हैं। अतिक, हाँ सर। ये नवीन, हाँ सर, आ तुमको गया। समझ में आया जी क्या बोले हम? चलो अब डाउट पहले, डाउट। हाँ चलो पहले तुम बोलोगे हर्ष। सर पीएफके जो हमेशा इनहिबिट तो नहीं होगा? अरे तो फिर हम जनरली क्या कर रहे हैं, मेरा बात समझो। एरोबिक और एनारोबिक का रेट तुम कंपेयर जो करोगे वो कंपैरिजन किस केस में करोगे कि एरोबिक का जो रेट है एनारोबिक के रेट में ज्यादा या कम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तुम अगर इस तरीके से देखोगे कि सर एनारोबिक में 2 ही एटीपी मिलता है तो 2 ही एटीपी मिलता है तो ज्यादा एटीपी मिलना। अरे जो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक है ना उसको एटीपी की रिक्वायरमेंट ही कम है। सुनना मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं। और जो ऑर्गेनिज्म, सुनना, ऑर्गेनिज्म जो एनारोबिक है, ऑर्गेनिज्म एनारोबिक है उसको एटीपी की रिक्वायरमेंट ही कम है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म एरोबिक है उसके अंदर तुम ये कंपैरिजन कर पाओगे। और जब एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर O2 की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं चलेगा, एनारोबिक चलेगा और उस दौरान 2 ही एटीपी बनेगा। और ये 2 एटीपी कभी भी एक्सेस नहीं हो सकता, मतलब उस दौरान उसको जितनी एटीपी की जरूरत है उससे कम ही है। लेकिन अगर एरोबिक चलेगी, वो ऑर्गेनिज्म एरोबिक है, सही बात है कि 36-38 बनता है उतना यूटिलाइज हो सकता है। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म ने इसको इतना यूटिलाइज नहीं किया, एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है नहीं किया, तो वो इनहिबिट करेगा। और दूसरी बात, ये 36-38 एटीपी इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं ही होता है मोस्टली केस में। आप बहुत ज्यादा मतलब कि अपना वर्क करोगे तब इतना यूटिलाइज होगा। अब एरोबिक के केस में तुम क्या कर रहे हो, ग्लूकोज को तोड़ के 36-38 एटीपी पा रहे हो और एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही। तो अगर ये यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज को इनहिबिट करेगा। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक है उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन चलता ही नहीं है तो उसके अंदर तो कंपैरिजन ही मत करो ना। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो हम क्या कर रहे हैं? उसके इस और Yes, sir, समझ में आ एनारोबिक, ये गया। कौन है, ऑर्गेनिज्म एनारोबिक है, इसके अंदर कंपैरिजन ही मत करो ना। वो लोअर ऑर्गेनिज्म है ना, उसको तो एटीपी की जरूरत ही कम है ना, उसके अंदर तो इनहिबिशन का बात ही नहीं आ सकता है ना कभी भी।
इनहिबिशन का बात तुम करोगे एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, फास्फोप्रोटोकाइनेज इनहिबिट होगा, ठीक है। ये वही फास्फोप्रोटोकाइनेज है, ये वही सेम फास्फोप्रोटोकाइनेज है, लेकिन कंडीशन अलग अलग है, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर का हम दो अलग अलग कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये अगर इनहिबिट होगा तो पूरा रेट स्लो होगा, लेकिन एनारोबिक कंडीशन के दौरान कभी भी रेट मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट नहीं हो सकता है, और आगे का पूरा प्रोसेस नहीं चलेगा, सच बात है। लेकिन ये पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस अगर फास्ट है तो यही अपने आप में रेस्पिरेशन है, और यहाँ अगर ये रेस्पिरेशन, यहाँ तक रेस्पिरेशन, और अगर ये स्लो हो गया तो आगे ओवरऑल पूरा का पूरा स्टेप स्लो होगा, क्योंकि किसी का सबस्ट्रेट कोई अगले प्रोसेस का रिएक्टेंट है, मतलब कि प्रोडक्ट अगले का रिएक्टेंट है, तो पूरी रेट स्लो हो जाएगी, और तब तक स्लो रहेगी जब तक एटीपी का कंसंट्रेशन नॉर्मल ना हो जाए। तो कहने का मतलब तो फिर वही हो गया ना, जब एटीपी का कंसंट्रेशन नॉर्मल हो जाएगा तो फिर एरोबिक चलेगा, फिर चलेगा तो फिर वही होगा, इनहिबिट होगा। तो तुम ये कंपैरिजन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म और एरोबिक ऑर्गेनिज्म को लाकर मत करो, पहली बात। और अगर एरोबिक ऑर्गेनिज्म लाके कर रहे हो तो उसके अंदर दोनों केस को एज्यूम करके चलो, तब जाके तुम बता पाओगे कि एनारोबिक का रेट ज्यादा, और ज्यादा का कारण क्या, कि फास्फोप्रोटोकाइनेज इनहिबिट। हाँ ये सच है कि अगर कोई तुमसे ये कंपैरिजन जबरदस्ती करा ले कि नहीं नहीं एरोबिक ऑर्गेनिज्म और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के बीच में ही कंपैरिजन करो, आंसर वहां पे भी यही होगा कि एनारोबिक का रेट ज्यादा है, तब जाके तुम्हारा ये जो तुम फर्जी जवाब दे रहे थे वहां जवाब हम तुम्हारा सही मान लेंगे। लेकिन भाई ये को बात बताओ ना, जब क्वेश्चन में तुमसे स्पष्ट तौर पे ये कह दिया जाए कि O2 अवेलेबिलिटी, तुम वर्ड गौर ही नहीं किया, हम जब सेकंड नंबर हेडिंग डाले थे तो हमने बोला O2 अवेलेबिलिटी, भले ही लिखा O2 अवेलेबिलिटी। अरे भैया एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए O2 अवेलेबिलिटी की हम बात ही क्यों करेंगे, उसको O2 चाहिए ही नहीं चाहिए ही नहीं ना। O2 अवेलेबिलिटी की अगर आप बात करो तो जाहिर सी बात है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आप बात करो कि O2 अवेलेबिलिटी कभी कम कभी ज्यादा, तो कम ज्यादा किसके अंदर होता है भाई साहब, एक बात बताओ ना, जिसके अंदर O2 यूज होता है उसी के अंदर ना। आप समझ पाए तुम? यस सर। 100% डाउट क्लियर है ना? यस सर। तो हाँ तुम भी कुछ बोलना चाह रहे थे इसमें, क्लियर? चलो तो ये हो गया O2 का। अब समझना क्या है ना कि ये सारा पॉइंट्स नोट्स में लिखा हुआ नहीं है, अभी जो हम पूरा रीजन बताएं तुमको कल लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, लेकिन समझा दिए हैं, कल तुमको लिखा हुआ मिलेगा। अब O2 के संदर्भ में ही एक बात और तुमको क्वेश्चन के साथ देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन इससे और बनता है एक फॉर्मेट का, क्या, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन तुमको बताना है कहाँ, ये है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। जल्दी से सोच के बताओ, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा होगा या एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा होगा। एक का जवाब आया एरोबिक में। चलो अगला बताओ। एनारोबिक। एनाएरोबिक में एक जवाब इधर आया है, अनारोबिक। एनाएरोबिक। नवीन एनारोबिक सर। तुम जी एनाएरोबिक। चलो तुम बताओ इस बार एनाएरोबिक में क्यों ज्यादा होगा? समझ गए समझ गए। अरे लक्की निधि भी सुबह में यही जवाब दी है जो ये दे रही है, ठीक है। देखो यार ये सही गलत नहीं है, ये तो जवाब सुबह वाले बैच में भी बच्चों ने दिया है, अभी तुम लोग भी सब यही रीजन दोगे, गलत नहीं है, सही है। लेकिन मैं इसी चीजों को उल्टा के बोल रहा हूँ, और ये बोलना जरूरी है ताकि तुम वो बात भी समझो, और जो तुम समझ रहे हो वो तो समझ ही रहे हो, वो तो इजी है ही। क्या कि ऐसे सोचो कि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो तो एक ग्लूकोज से तुमको कितना एटीपी मिलेगा? मात्र 2 एटीपी मिलेगा मात्र। और अगर एरेबिक हो तो एक ग्लूकोज से तुमको या तो 36 या तो 38। अब क्यों 36 क्यों 38 यार, ये सब तुमको हम बता चुके हैं, वो हम बार बार डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब सवाल है कि ग्लूकोज ही तो जाता है ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों में होता है। तो यदि सेल को एनारोबिक कंडीशन में एटीपी चाहिए, और अगर सेल को एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में 36 या 38 एटीपी चाहिए, यूं सोचो,
तो उसको पता है कितना ग्लूकोज तोड़ना पड़ेगा, 18। और अगर सेल को 36 से 38 एटीपी चाहिए एरोबिक कंडीशन में, मात्र एक ग्लूकोज तोड़िए और इतना। हाँ वो अलग बात है, स्लोली मिलेगा, मैं रेट की बात ही नहीं कर रहा, मैं ग्लूकोज यूटिलाइजेशन की बात कर रहा हूँ ना। तो पर यूनिट डिमांड ऑफ ग्लूकोज सॉरी एटीपी, अब पर यूनिट अगर तुम एक से भी निकालोगे तो फिर वही ये आएगा फ्रैक्शन में। तो उससे बेटर क्या होगा कि पर यूनिट तुम किसको मान लो, इसको। अरे पर यूनिट का मतलब क्या, कोई भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लो ना यार, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लो। तो अगर 36 या 38 एटीपी चाहिए एनारोबिक से, 18 ग्लूकोज यूटिलाइज होगा। और अगर 36 या 38 एटीपी चाहिए एरोबिक के केस में, तो एक ही ग्लूकोज यूटिलाइज होगा। तो बताओ ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन ज्यादा कहाँ है? एनारोबिक। अब तुम्हारा भी रीजन सही है, तुम लोग भी गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन मैं उसी बातों को क्या है ना कि हम दूसरे तरीके से बोले, और ये बोलना भी जरूरी है ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बातें भी सेट रहे। बोलो क्लियर है? तुम लोग का क्या कहना है? हाँ है ना कि सर इसका रेट ही स्लो होता है, तो रेट ही स्लो होता है तो पर यूनिट टाइम में टूटेगा ही कम, है ना। और इसका रेट जब फास्ट होता है तो पर यूनिट टाइम में चलेगा भी ज्यादा। फास्ट का कारण आप बता ही दिए, सही बात है, बातें वही है, घुमा फिरा के मैंने दूसरे तरीके से बोला है। बोलो क्लियर है? क्लियर है जी? हाँ यस सर। सर। चलो यस सर। अब जो अगला अगला फैक्टर है वो है इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिटर को थोड़ा हम डिटेल में लेते हैं, तब तक ये सारा नोट्स बस तुरंत हम भेज दे रहे हैं। ठीक है, सबको O2 तक पढ़ लो जल्दी से, इनहिबिटर मत पढ़ना, इनहिबिटर मैं अगले मीटिंग में लूंगा। ठीक है, जल्दी से O2 तक पढ़ लेना।